नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको आव्यू का पहला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो नहीं देखे उसको देख करके बढ़िया से एकदम तैयार कर लेंगे ताकि अगला जो आव्यू का लेक्चर है वो आपको सही सही समझ में आए। तो चलिए आज हम लोग आव्यू में सीखेंगे आव्यू के प्रकार एवं उस पर कुछ संक्रियाएं। तो आव्यू के प्रकार पहले हम आज पढ़ेंगे भाई आव्यू के प्रकार। आव्यू के प्रकार देखिए, आव्यू कितने प्रकार के उसको जान लेते हैं भाई। आज सुनेंगे ध्यान से। पहला नंबर क्षैतिज आव्यू, पहला क्षैतिज आव्यू। दूसरा नंबर क्षैतिज हो गया तो दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर आव्यू। तीसरा पंक्ति आव्यू बोल देते हैं। तीसरा पंक्ति आव्यू। चौथा, सबके नाम जानते रहिए, क्षैतिज आव्यू, ऊर्ध्वाधर आव्यू, पंक्ति आव्यू। पंक्ति हो गया स्तंभ आव्यू। स्तंभ आव्यू। अगला होगा वर्ग आव्यू। वर्ग आव्यू। अगला आयत आव्यू। आयत आव्यू हो गया। आयत आव्यू के बाद शून्य आव्यू। शून्य आव्यू हो गया। इसके बाद आते हैं इकाई या तत्समक। इकाई या तत्समक आव्यू। इकाई या तत्समक आव्यू के बाद आते हैं विकर्ण आव्यू। विकर्ण आव्यू। फिर उसके बाद अदिश आव्यू। अदिश आव्यू कितने हुए भाई? क्षैतिज आव्यू, ऊर्ध्वाधर आव्यू, पंक्ति आव्यू, स्तंभ आव्यू, वर्ग आव्यू, आयत आव्यू, शून्य आव्यू, इकाई या तत्समक आव्यू, विकर्ण आव्यू, अदिश आव्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अदिश आव्यू हो गया। इसके बाद इसी में अगला यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक ना? ये 10 हुआ। और 11 नंबर का जो आव्यू होगा उसे बोले हम परिवर्त आव्यू। परिवर्त आव्यू। और 12वां सममित आव्यू। सममित आव्यू। और 13 नंबर विषम सममित आव्यू। विषम सममित आव्यू। कितने आव्यू हुए भाई? आव्यू के प्रकार में क्षैतिज आव्यू। क्षैतिज आव्यू को बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये रहा।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। पंक्ति, पंक्ति का मतलब रो होता है, तो रो मैट्रिक्स हो गया। और ये कॉलम मैट्रिक्स। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे आयत, आयत मतलब क्या, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। शून्य मतलब जीरो, शून्य मतलब जीरो, या फिर शून्य को ही बोलते हैं नल, नल मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक, इकाई मतलब यूनिट है ना, तत्समक का मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे अदिश मतलब स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर विषम सममित मतलब नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। ये इतने अवयव हमको जानने हैं, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, बात हम सबकी करेंगे, लेकिन जो हमको ज़्यादा जानना है, जिसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है, वो हमारा वर्ग अवयव। इसको आपको जानना ही पड़ेगा। वर्ग अवयव रहेगा, दूसरा शून्य अवयव, तीसरा तत्समक या इकाई अवयव, और इसके बाद ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है, परिवर्त अवयव, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। मतलब आपको ज़्यादा जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए, ये सब आप एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन वर्ग अवयव आपके दिमाग में रहना चाहिए, शून्य अवयव रहना चाहिए, इकाई या तत्समक अवयव रहना चाहिए, परिवर्त अवयव, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, इतने रहने चाहिए आपके दिमाग में भाई। चलिए, अगर इतना हो गया तो अब बात करते हैं, ठीक ना। बारी बारी से एक बार देख लीजिए आप, इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। अब बारी बारी से एक एक के बारे में हम बात करते चलेंगे, ठीक ना। चलिएगा, यहीं से बात करना स्टार्ट करते हैं। लिखते चलेंगे भाई, आप, हम बोलेंगे आप लिखते चलेंगे। क्षैतिज का मतलब जानते हैं ना, क्षैतिज का मतलब ऐसे एक्स एक्सिस पर, है ना। क्षैतिज का मतलब एक्स एक्सिस पर, मतलब कोई भी ऐसी अवयव हो जिसका ये वाला पार्ट ज़्यादा और ये वाला पार्ट कम हो, तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। क्षैतिज में ज़्यादा दूरी चले और ऊर्ध्वाधर में कम, तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। जैसे हम कहें, पहला भाई हमारा कौन है, क्षैतिज अवयव। एकदम सिंपल है, परिभाषा देखिएगा आप, देखिए परिभाषा एकदम हम लोग अपने से बनाएंगे, समझेंगे और बनाएंगे भाई। क्षैतिज अवयव देखिएगा, हमने कहा भाई कोई एक अवयव है क्षैतिज का मतलब क्षैतिज में उसकी जो लंबाई हो ज़्यादा तथा ऊर्ध्वाधर में कम हो, तो हमने कहा भाई एक ऐसी अवयव हो, है ना, जिसकी ऊर्ध्वाधर में लंबाई कम तथा क्षैतिज में ज़्यादा हो, तो इस तरीके का जो अवयव बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज में ज़्यादा जाने का मतलब कॉलम। देखिएगा, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो देखो अब क्या है, इस अवयव में क्षैतिज वाला पार्ट ज़्यादा और ऊर्ध्वाधर वाला कम है कि नहीं। क्षैतिज का मतलब देखो, इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा है, क्षैतिज वाले में क्षैतिज ज़्यादा दूरी तक जाने के लिए, इसका मतलब क्षैतिज में ज़्यादा दूरी जाने का मतलब यही कि कॉलम की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और ऊर्ध्वाधर में कम जाने का मतलब रो की संख्या कम हो, तभी ना भाई ये क्षैतिज में ज़्यादा लगेगा कि ये क्षैतिज वाला पार्ट ज़्यादा है और ऊर्ध्वाधर वाला कम। तो हम कहेंगे, देखिए क्या दिख रहा है, इस वाले अवयव में हमको दिख रहा है कि कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 4 कॉलम और रो कितने, 1 और 2। तो क्षैतिज आव्यूह में हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा आव्यूह है ना, क्षैतिज आव्यूह हमारा क्या बना, क्षैतिज आव्यूह क्या बना, क्षैतिज आव्यूह में क्षैतिज वाला पार्ट ज्यादा और ऊर्ध्वाधर वाला पार्ट कम होना चाहिए। तो क्षैतिज वाला पार्ट होने के लिए जरूरी है कि उसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो और रो की संख्या क्या हो, कम हो। तो हम कहेंगे भाई ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से, रो की संख्या से ज्यादा हो, ज्यादा हो, क्या कहलाएगा भाई, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। अब देख लीजिए, जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा और रो की संख्या कम हो, क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है ना। तो अब एक एग्जाम्पल ये हो ही गया, और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो वो भी दे लो भाई। हमने कहा चलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं, ABC 1 2 3 4 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी देखिए कॉलम की संख्या ज़्यादा और रो की संख्या कम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। देखिए इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3 4 और रो की संख्या 1 2 3 ही है, तो ये भी क्या है हमारा, क्षैतिज आव्यूह। तो समझ में आ गई भाई क्षैतिज आव्यूह क्या, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा तथा रो की संख्या कम हो, क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। अच्छा देखिए इसका क्षैतिज नाम है, क्षैतिज में कौन होता है, रो ना, तो क्षैतिज आव्यूह नाम रहेगा तो उसमें कॉलम की संख्या, जो ऊर्ध्वाधर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा रहेगा। क्षैतिज आव्यूह है ना, तो क्षैतिज आव्यूह में कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा। अब उसका उल्टा कौन है, दूसरा नंबर देखिए, क्षैतिज आव्यूह में कॉलम की संख्या ज़्यादा तथा रो की संख्या कम होगी, ठीक ना। ऐसे ही हम कहें ऊर्ध्वाधर आव्यूह, दूसरा नंबर देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए सबको देखते चलेंगे भाई, इतने में ही सबको देखते चलेंगे। हमने कहा चलिए दूसरा नंबर क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है ना भाई। अब क्षैतिज आव्यूह में क्या था, कॉलम की संख्या ज़्यादा थी और रो की संख्या कम, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह मतलब ये खड़ा वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर वाला पार्ट ज़्यादा और क्षैतिज वाला पार्ट कम हो, तब ना ऊर्ध्वाधर में दिखाई देगा। हमने कहा भाई ये कोई ए है, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो कि उसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो, तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। हमने कहा इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो लंबाई ज़्यादा दिख रही है, एक और बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे भाई। हमने कहा इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी। अब देखो यहाँ पर सही से दिख रहा है ना, इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम, मतलब क्षैतिज वाला पार्ट कम है और ऊर्ध्वाधर वाला पार्ट ज़्यादा है ना। तो जब ऐसा होगा कि क्षैतिज वाला पार्ट कम और ऊर्ध्वाधर वाला ज़्यादा, ऊर्ध्वाधर वाला ज़्यादा इसीलिए इसका नाम ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, और इसमें क्षैतिज वाला पार्ट ज़्यादा था इसीलिए क्या कहलाया, वो क्षैतिज आव्यूह कहलाया। तो हम कहेंगे भाई अब देखो यहाँ पर कॉलम, इस आव्यूह में कितने कॉलम, 1 और 2 कॉलम, लेकिन रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो है ना। तो हम कहेंगे भाई ऐसा आव्यूह जिसमें, है ना, उसका ठीक उल्टा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या, ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से अधिक हो, अधिक हो, क्या कहलाएगा भाई, अधिक हो, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता
ठीक ना। तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल आप अपने से दे पाएंगे कि नहीं, इसका एग्जाम्पल अपने से दे पाएंगे। एकदम सिंपल करना है क्या भाई, रो की संख्या ज़्यादा कर देना और कॉलम की संख्या कम, वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। समझ में आई बात। चलिएगा तीसरे नंबर पर आते हैं, हटाएं इसको, देख लीजिए आराम से भाई, दिमाग में बैठना चाहिए एकदम, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एकदम साथ साथ हमारे पढ़ते चलेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं बचेगा, केवल आप इसको पढ़ते चलिएगा, पढ़ते चलेंगे, आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए फिर तो उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप उससे पहले ही कर लेंगे। देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति बोलते हैं रो को भाई, है ना। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर रो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये हमें हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश वाला ही पार्ट सिंपल लगता है यहाँ पर, है ना। तो पंक्ति आव्यूह, पंक्ति का मतलब क्या, रो, है ना। तो बोलेंगे इसमें एकदम सिंपल है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब केवल पंक्ति है ना, तो बोलेंगे ऐसा आव्यूह, है ना, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो या पंक्ति हो, एक ही रो हो या एक ही पंक्ति हो, रो को ही पंक्ति न बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। हमने कहा भाई देख लो, हमने कहा ये हमारे पास एक ही रो होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए, है ना, कॉलम चाहे जितने भी हों, एक ही रो होगा, क्या कहलाएगा भाई, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। देखिए इसमें ये वाला पार्ट है ना, तो हमने कहा भाई ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ठीक ना। तो ये भी देखो, ये भी एक कैसा दिख रहा है, क्षैतिज आव्यूह की तरह दिख रहा है, क्षैतिज वाला पार्ट ज़्यादा 1 2 3 4 है और ऊर्ध्वाधर में केवल 1, तो पंक्ति आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह भी बोल सकते हैं कि नहीं, वो सब छोड़ो, पंक्ति आव्यूह को ये याद रखिए कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाता है भाई, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति का मतलब लिख दे रहे हैं भाई, रो हो, क्या कहलाता है भाई, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। समझ में आई बात। तो इसको ध्यान में रखेंगे, पंक्ति आव्यूह हो गया ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। और चौथा वाला आप अपने से बता देंगे, इसका नाम क्या है, स्तंभ आव्यूह ना। चलिएगा स्तंभ आव्यूह, देखो स्तंभ आव्यूह, चौथा क्या है, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, है ना, स्तंभ आव्यूह, ठीक, स्तंभ आव्यूह। ये देखिए अब इसमें इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या था, एक ही पंक्ति, यहाँ पर बोलेंगे एक ही स्तंभ हो, तो बोलेंगे ऐसा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही, जिसमें केवल एक ही स्तंभ, जिसमें केवल एक ही स्तंभ का मतलब कॉलम हो, क्या कहलाता है भाई, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसको जान जाएंगे, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, एक ही कॉलम हो ना, तो 1 2 3 एक ही कॉलम है, ये क्या बन गया हमारा, ये जो एग्जाम्पल है किसका है, स्तंभ आव्यूह का। अब आते हैं भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर थोड़ा सा, ठीक, समझ में आई बात। चलिएगा वर्ग आव्यूह, पता ही है
अच्छा, वर्ग का पहचान क्या होता है? वर्ग क्या है? वर्ग बोलते हैं ना, है ना, ऐसा बहुभुज, है ना, वर्ग कितने भुजाओं का? चार भुजाओं का होता है, तो बोलेंगे पांचवा। देखिए, ऐसा बहुभुज, ऐसा चार भुजाओं वाला बहुभुज जिसके चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? वर्ग कहलाता है ना। तो इसमें क्या होगा? वर्ग आव्यूह देखिएगा, वर्ग आव्यूह एकदम सिंपल है, एक लाइन में आप समझ जाएंगे इसको। वर्ग आव्यूह, कॉलम और रो जानते हैं ना, वर्ग आव्यूह देखिए, बोलेंगे भाई वर्ग आव्यूह का मतलब, अच्छा वर्ग समझते हैं, वर्ग में क्या होता है? सभी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर ना, है ना, चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। मतलब इधर से भी इधर चलेंगे तो कॉलम, और इधर चलेंगे तो रो क्या होंगे? बराबर होनी चाहिए। तो इधर जब चलेंगे, इधर चलेंगे तो कॉलम, और इधर चलेंगे तो रो क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाएगा भाई? ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या हो? ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या हो? बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे ये हो गया, अब भी देख लो, और भी देख लेते हैं। हमने कहा 1 2 3 रो बनाया, तो अब 3 कॉलम भी बनाना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी वर्ग आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या, देखो रो 1 2 है रो, और यहाँ पर कॉलम भी कितने? 1 और 2 कॉलम है, तो ये वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह है। तो बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम व रो की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है भाई? वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो समझ में आई? हाँ, तो कोई भी बता सकते हैं कि नहीं वर्ग आव्यूह है कि नहीं भाई? बता सकते हैं एकदम आसानी के साथ। ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। अच्छा, पीछे की क्लास में आप कोटि पढ़े होंगे ना, है ना, कोटि। अच्छा, इसकी कोटि बता सकते हैं? सबसे पहले कोटि में क्या लिखा जाता है? कोटि में सबसे पहले रो को लिखते हैं। यहाँ पर भी कोटि लिखी जाती है ना, तो हमने कहा इस आव्यूह की कोटि लिखते हैं भाई। रो कितना? 2 है, और कॉलम कितना? 2। तो देखिए ये हमेशा सेम आएगा, तो क्या कहलाएगा भाई? वर्ग आव्यूह कहलाएगा, है ना। और यहाँ पर ऐसे ही, और इस वाले का बताइए कोटि कितना होगा? इस वाले की कोटि बताइए भाई। 1 2 3, रो कितने? 1 2 3, तो 3 रो हो गया, और कॉलम कितने? 1 2 3 3, तो ये आपस में बराबर हो गए। मतलब ये क्या है भाई? वर्ग आव्यूह है। समझ में आई बात? चलिएगा, वर्ग आव्यूह समझ में आएगा। ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम एवं रो की संख्या क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। कोटि लिखते समय हमेशा जानते हैं ना भाई, पहले रो को लिखा जाता है, फिर कॉलम को लिखते हैं। चलिएगा, अब आगे आते हैं आयत आव्यूह पे। आयत की तरह दिखाई देना चाहिए भाई, है ना। आयत की तरह दिखाई दिया तो वो क्या कहलाएगा? आयत आव्यूह कहलाएगा। अब बस आयत की तरह दिखाई देना चाहिए, लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में, आयत की तरह दिखाई देगा। आयत की पहचान क्या? कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है भाई? आयत कहलाता है ना। तो 6वां नंबर आयत आव्यूह। आयत आव्यूह, ठीक। देखिए आयत किसे बनता है? आयत कैसे बनता है? या फिर ऐसे रहेगा, है ना, या फिर ऐसे रहेगा, है ना, यही ना है। ये क्या कहलाता है भाई? आयत कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या है? कॉलम कम है और रो ज़्यादा है। इसमें क्या है? कॉलम ज़्यादा है, रो कम है। तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है? कॉलम और रो की संख्या आपस में बराबर नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं है ना, तो हम कहेंगे ऐसा आव्यूह
जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर न हो, ऐसा अवयव जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर न हो, क्या कहलाता है? आयत अवयव कहलाता है। इसको भी बना सकते हैं आप, है ना, इसको भी बना दीजिए। ये क्या बन जाएगा? इसको भी कुछ लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं CDEFGHIJ। ये भी हमारा हो गया क्या? आयत अवयव, है ना। तो ऐसा अवयव, ये क्या ऐसे नहीं रहेगा, उल्टा लिख ही दिए, इसको इस तरीके से लिख दो भाई, इसको थोड़ी ना बदलेंगे, है ना। तो अब इसकी कोटि भी इसके नीचे लिख दीजिए। इसमें कितने रो है भाई? 1 2 3, तो ये हो गया 3 रो और कितने कॉलम? 1 और 2, इसकी कोटि। और यहाँ की कोटि बताइए, रो कितने? 1 और 2, कॉलम कितने भाई? 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर 4 हो गया। तो बोलेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर न हो, क्या कहलाता है भाई? आयत अवयव कहलाता है। तो बोलेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें कॉलम व रो की संख्या, कॉलम व रो की संख्या बराबर न हो, बराबर न हो, क्या कहलाता है भाई? आयत अवयव, आयत अवयव कहलाता है, आयत अवयव कहलाता है। आप एकदम आसानी के साथ हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे भाई। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन बचेंगे जिनको हम एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम बताएंगे, ठीक ना भाई। चलिए, तो आप समझ में आ गया कि ऐसा अवयव जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, बराबर न हो, क्या कहलाता है? आयत अवयव कहलाता है। चलिएगा, इसका एग्जाम्पल आप अपने से भी दे दीजिएगा, एक आध दो देकर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। चलिएगा, अब आते हैं आगे। हाँ, आयत के बाद 7वां नंबर हमारे पास है शून्य अवयव। कौन सा अवयव भाई? शून्य अवयव। देखिए, इसका नाम ही है शून्य, ठीक ना। शून्य अवयव, शून्य अवयव बोलेंगे ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, ऐसा अवयव जिसके सभी, किसी भी कोटि का, उससे मतलब नहीं, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो भाई? शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है, ठीक ना भाई। समझ में आई बात। और शून्य अवयव को जान जाइए, कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो बोलेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। और इसको कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको तो आप समझिए ना भाई, बोल दे रहे हैं, फिर से एक बार खुद से लिखेंगे। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है। शून्य अवयव की कोटि भाई कुछ भी हो सकती है। देखिए, इसकी कोटि बताइए, 2 गुणे 2 है, 2/2 है ना। और यहाँ पर इसकी कोटि 3/2 है, और इसकी कोटि 3/3 है, ठीक। समझ में आ गई बात भाई। चलिएगा, अगला नंबर आते हैं। याद रखेंगे, शून्य अवयव को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कहीं कहीं ओ लिखा दिखेगा, तो ओ लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? शून्य अवयव है, ठीक। चलिएगा, अभी बताएंगे और चीज़ें जो न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी होगा, चलते रहिए बस। 8वां देखिए, इकाई या तत्समक अवयव। इसके अंग्रेजी को भी लिखेंगे, इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक अवयव। इकाई, यूनिट और आइडेंटिकल। सबसे पहले देखेंगे तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, ठीक ना।
तत्समक आव्यूह को आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल का मतलब तत्समक होता है। तो तत्समक आव्यूह को सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तत्समक आव्यूह को हमेशा कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक वर्ग आव्यूह होता है। क्या, कैसा आव्यूह होता है भाई? वर्ग आव्यूह होता है। तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है ना। और इसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या? इसके विकर्ण क्या होते हैं? इसके विकर्ण, देखिए हम लोग किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं भाई? किधर से? बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा ना, है ना। तो बोलेंगे विकर्ण की जगह बोलेंगे मुख्य विकर्ण। तो बाएं तरफ से जो चलने वाला विकर्ण हमें मिलता है उसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। देखिए अभी दिखाते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह सबसे पहले इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह होता है, हो गया। इसका गुण क्या निकला भाई? देखिएगा, सबसे पहले वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है ना। दूसरा वर्ग आव्यूह होता है ना। तीसरा मुख्य विकर्ण, दूसरा है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, एक, केवल एक, ठीक ना। और तीसरा शेष अवयव शून्य होते हैं। शेष अवयव शून्य होते हैं, ठीक ना भाई। इतनी चीजें है ना। तो इकाई या तत्समक आव्यूह को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक वर्ग आव्यूह होता है। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान एक होता है तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। तो वर्ग आव्यूह होता है ना, वर्ग आव्यूह का मतलब कॉलम और रो की संख्या बराबर होगी। तो हमने कहा भाई मान लेते हैं मुख्य विकर्ण तो पहले एक रहेगा, तो यहाँ मुख्य विकर्ण स्टार्ट हुआ, मुख्य विकर्ण बना लेते हैं भाई। ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। इसके बाद 0 0 0 0 0 और बाकी सभी अवयव क्या है? 0। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला मुख्य विकर्ण कहलाएगा, ठीक ना। और एक विकर्ण ये बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला मुख्य विकर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण उसे कहेंगे हम भाई बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बाएं तरफ से जो विकर्ण हमें बनेगा उसे बोलेंगे भाई ये हमारा क्या है? मुख्य विकर्ण। इसको बोल देते हैं ये क्या है? मुख्य विकर्ण है ना। तो जब मुख्य विकर्ण का मान एक और बाकी सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। लेकिन उसमें और गुण होना चाहिए, क्या? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वो ऐसा वर्ग आव्यूह, तत्समक आव्यूह के लिए परिभाषा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो समझ में आई भाई परिभाषा? बोल दे रहे हैं। अब लिखने के लिए तो जगह नहीं बचा, तो बोलेंगे ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष अवयव शून्य हों, क्या कहलाता है? इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इकाई या तत्समक आव्यूह को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। केवल यही नहीं है, जरूरी थोड़ी कि केवल यही होगा, और भी हो सकते हैं भाई। 3x3 का ये है ना, ये 3x3 का है वर्ग आव्यूह। 3x3 का 2x2 का भी हो सकता था, 2x2 का भी हो सकता था। चलिए इसको हटा करके 2x2 ये हटा करके दिखा दे रहे हैं, 2x2 का भी हो सकता था। देखिएगा ध्यान से, है ना। ये 3x3 वाला था, हमने कहा इसे भी तो आई ही बोलेंगे, ये इसे ही आई ही बोलेंगे। 1 1 0, इसकी देखिए कोटि कितनी? 2x2 का है ना, तो ये भी आई ही कहलाएगा। अगर 4x4 का होता, मुख्य विकर्ण के सभी मान क्या हो? 4x4 का हो, मुख्य विकर्ण के मान 1 हो और क्या हो? बाकी सभी शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह ही कहलाएगा। लेकिन अब इसको भाई ये 3 कोटि का है, ये 2x2 कोटि का है, तो देखिए अगर ऐसा भी लिख दे, है ना, यहाँ पर लिख दे I3, इसका मतलब I3 लिखने का मतलब, I3 लिखने का मतलब कि जो एक तत्समक आव्यूह है, I का मतलब तत्समक आव्यूह, लेकिन उसकी कोटि कितनी है? 3। 3 का मतलब 3x3, है ना। 3 का मतलब क्या? 3x3। ऐसे ही I ये 2x2 का है ना, तो एक तत्समक आव्यूह है जो उसकी कोटि कितनी है? I2 लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या? 2x2 की कोटि का एक तत्समक आव्यूह। समझ में आई बात? तो इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक।
ठीक ना। चलिएगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। I3 का मतलब एक तत्समक आव्यूह है जिसकी कोटि 3x3 की है। I2 का मतलब ऐसा तत्समक आव्यूह जिसकी कोटि कितनी है, 2x2 की है। ऐसे I4 लिख देता तो क्या कहते हैं भाई, ऐसा तत्समक आव्यूह जिसकी कोटि क्या है, 4x4 की है। ठीक ना। चलिएगा, तत्समक आव्यूह हो गया। अब आगे आते हैं विकर्ण आव्यूह पे। एकदम सिंपल है भाई, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। एकदम आराम से चलेंगे, समझते चलिए और लिखते चलिएगा। ठीक, लिखेंगे नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलिएगा, ये समझ गए, आगे आपका आव्यूह एकदम सिंपल होता चला जाएगा। 9वां पे आ गए ना हम लोग। 9वां क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देखिएगा, विकर्ण आव्यूह है ना। विकर्ण आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह भी पहले ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह भी बोल सकते हैं, एक वर्ग आव्यूह ही होता है ना। विकर्ण आव्यूह भी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है। ठीक, और देखिए इसका गुण, ऐसा आव्यूह जो ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक ना, जिसके विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या, मुख्य विकर्ण, विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयवों को लिख दें, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी शून्य हो, क्या कहलाता है भाई, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। हमने कहा भाई एक विकर्ण आव्यूह के एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। यहाँ पर 2 लिख दिया, 4 और बाकी सब क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो और बाकी शेष शून्य हो। अशून्य का मतलब कुछ गिनती होगा ना। ऐसे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा भाई, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, विकर्ण आव्यूह के बाद अब आते हैं अदिश आव्यूह पे। एकदम सिंपल है, विकर्ण आव्यूह समझ में आ गया, अदिश आव्यूह समझिए आपको समझ में आ गया। चलिएगा, देखिएगा एकदम आराम से देखिए भाई, है ना। 10वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह बोलेंगे ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है ना। बस इसमें क्या होता है, देखिए आपको अभी लिखा गया था ना, 2 3 4 0 0 0, ये कौन सा आव्यूह था, विकर्ण आव्यूह था ना। विकर्ण आव्यूह था, तो अदिश आव्यूह में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ये जो 2 3 4 है केवल एक ही हो जाएगा, 2, है ना, या फिर 3 3 हो ना। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और तथा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो अदिश आव्यूह क्या है भाई, अदिश आव्यूह क्या है, देखिए अदिश आव्यूह है, पहले तो ये विकर्ण आव्यूह है। अदिश आव्यूह क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है। अदिश आव्यूह क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है। और दूसरा इसका गुण क्या है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष शून्य होंगे, तथा शेष अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक ना भाई, वो क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष शून्य होंगे, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, अदिश आव्यूह कहलाता है। समझ में आई बात। चलिएगा, अब आते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से सीखेंगे इसको। चलिएगा, पहला नंबर क्या है, परिवर्त आव्यूह। 11 नंबर ध्यान देंगे भाई,
11 नंबर परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ठीक ना। परिवर्त आव्यूह को बोलते हैं ट्रांसपोज, इसका अंग्रेजी लिखना आवश्यक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिएगा देखिएगा, परिवर्त आव्यूह किसी एक आव्यूह का, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला जाता है ना, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला। देखिए जो हमने कहा भाई एक आव्यूह ए है ना, आव्यूह ए का लिख देते हैं, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह अगर हमको निकालना है, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है ना, एकदम समझेंगे एकदम आराम से। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह लिखना है तो इसका मतलब इसको हम सांकेतिक भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ए का डैश है ना, ए का डैश मतलब ए आव्यूह का परिवर्त है ये, और या फिर इसी को बोल सकते हैं ए के पावर कैपिटल टी है ना, ट्रांसपोज है ना, तो ये लिख सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में बोले आव्यूह ए का परिवर्त निकालिए तो उसे ए डैश लिख सकते हैं या ए के पावर कैपिटल टी लिख सकते हैं, और ये भी एक आव्यूह ही प्राप्त होगा, और ये भी हमें एक आव्यूह ही मिलेगा, कुछ और नहीं, ये भी हमें क्या मिलेगा, एक आव्यूह ही मिलेगा। परिवर्त आव्यूह नाम है ना, तो परिवर्त कर देंगे लेकिन आव्यूह मिलेगा। परिवर्त का मतलब परिवर्तन करना। अब परिवर्तन किस में करना है देखिएगा, हमने कहा एक आव्यूह है हमारे पास, 1 2 3 ए बी सी, इतना ही है ना, ये आव्यूह है। इसकी कोटि भी ध्यान देंगे, कोटि कितनी, 3 क्रॉस 2 है ना। बोलेगा भाई आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालिए, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालिए। परिवर्त आव्यूह का मतलब भाई या फिर ए डैश लिखेंगे उसको या फिर ए के पावर कैपिटल टी। परिवर्त आव्यूह देखिएगा, अब इधर तो दिखेगा नहीं आपको, यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं, देखिएगा बराबर में करके। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है परिवर्तन कर देना है, किस में, रो और कॉलम में है ना। देखिए ये कॉलम दिख रहा है, कॉलम को, सभी कॉलम को रो के रूप में लिख दो, सभी कॉलम को रो के रूप में लिख दो, ऐसे है ना, इसको क्षैतिज में लिख दो। हम बोलेंगे भाई 1 2 3 कॉलम के रूप में, इसको रो के रूप में, 1 लिखो, 1 2 3 ऐसे लिख दो। ये हमारा क्या हो गया, ये जो रो के, ये जो कॉलम के रूप में था वो कैसे लिखा गया, रो के रूप में। और ये क्या है, ये भी कॉलम है ना, इसको भी रो में कर दो, ए बी सी है ना। तो बस इतना ही करना और आपका बन गया ए का परिवर्त आव्यूह और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो गया, ये हो गया। अब जो कॉलम के रूप में हो गया 1 2 3 और पहला रो हो गया, पहला रो में कौन कौन से हुए हैं, 1 2 3 और दूसरे में ए बी सी। देखिए अब इसकी कोटि भी बदल गई, कोटि भी उल्टा हो गया है ना, कोटि भी इसका क्या हो गया, उल्टा। उल्टा क्या हो गया, देखिए इसमें रो की संख्या, इस आव्यूह में रो की संख्या हो गई 2 1 2 और कॉलम 1 2 3 है ना। तो जब किसी भी आव्यूह का हम क्या निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो सभी रो को कॉलम के रूप में और कॉलम को रो के रूप में लिख देते हैं, तथा उसकी कोटि भी बदल जाती है, उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 क्रॉस 2 था और यहाँ पर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो बोलेंगे परिवर्त आव्यूह क्या, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह है ना निकालने के लिए उस आव्यूह के सभी अवयवों को, उस आव्यूह के सभी अवयवों को कॉलम को रो के रूप में और रो को कॉलम के रूप में लिख देते हैं। क्या बन जाता है भाई, एक ही चीज़ को उठाएंगे, बदलते चलेंगे। देखिए इसको पकड़िए सीधा कर दो, इसको पकड़ो सीधा कर दो, इसको पकड़ो सीधा कर दो, बन जाएगा आपका भाई है ना। चलिए परिवर्त आव्यूह के लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। परिवर्त आव्यूह के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा भाई एक आव्यूह हमारे पास बी है, जो है, पहले यहीं दिखा देते हैं आपको, 1 2 3 10 11 12 है ना, 18 19 20 40 50 60, ये एक आव्यूह है। बोलेगा इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करिए, इसका परिवर्त आव्यूह क्या ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह का मतलब बी डैश या फिर बी के पावर कैपिटल टी है ना। तो अब क्या करेंगे, रो को पकड़ेंगे और कॉलम के रूप में, इसको पकड़िए
ऐसे घुमा दीजिए, बस ऐसे को घुमा दीजिए। क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, ये पहले वाले रो को पकड़ेंगे, ये पहला कॉलम बन जाएगा। पहले वाले को रो को पकड़िए, अब ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। 1 12 1 12 फिर 18 और 40 ऐसे लिख दो। ये क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह के अंतर्गत आ रहा है। अब 2 11 19 50, 2 11 19 50। और तीसरे वाले को देखिए, 3 10 20 60 बन गया। मतलब ये था आव्यूह बी, उसका परिवर्त आव्यूह बी डैश ये मिल गया। अब देखिए बी की कोटि कितनी है भाई, बी की कोटि 3 और 4, 3 क्रॉस 4 है, लेकिन यहाँ बी डैश या बी के पावर कैपिटल टी की कोटि कितनी हो गई, देखिएगा 4 क्रॉस 3, तो कोटि भी बदल गया कि नहीं, कोटि भी उल्टा हो जाता है परिवर्त आव्यूह में। समझ में आ गई बात। चलिएगा, इतनी चीज़ के बाद परिवर्त आव्यूह में एक चीज़ और जान लेंगे आप, है ना। परिवर्त आव्यूह में इतना आया, परिवर्त आव्यूह किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने आ गया ना। चलिएगा, अगर इतना आया तो देखेंगे परिवर्त आव्यूह के 2-3 गुण होते हैं, उसको जान लेंगे। ये समझ गए ना। चलिएगा, ध्यान में रखेंगे भाई, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। परिवर्त आव्यूह में ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हम कभी कभी ऐसा देगा, है ना, कि लिख देगा एक आव्यूह ए है और प्लस में, चलिए ये आगे थोड़ा जान लीजिए, फार्मूला है, फिर आगे तो आप समझ ही जाएंगे। हमने कहा एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह बी है, इनका डैश निकालना है। डैश का मतलब परिवर्त निकालना है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए डैश प्लस में बी डैश। मतलब ए का देखिए यहाँ पर दोनों आव्यूह को जोड़ करके उसका निकाला जाएगा परिवर्त, और यहाँ पर क्या करें, अलग अलग परिवर्त निकाल के जोड़ दे, तब पर भी मान हमें क्या होगा, दोनों का मान सेम मिलेगा। ये हो गया, है ना। और एक हम कहें भाई एक आव्यूह है ना, एक आव्यूह ए है, ठीक। देखिए ये इसका पहला गुण है ना। दूसरा गुण देखिएगा, हमने कहा कि भाई एक आव्यूह है, उसमें किसी अचर राशि का मतलब संख्या, के कोई क्या है, संख्या है, इसका गुणा करके उसका डैश निकालें, है ना। और या फिर के अलग कर दें और ए डैश निकालने के बाद कोई आव्यूह है उसका ए डैश, कोई आव्यूह उसका परिवर्त निकालने के बाद उसमें अचर संख्या का गुणा करें, तब पर भी मान समान आएगा, ठीक ना। ऐसे ही तीसरा नंबर, इसको आप नोट कर लेंगे, अभी अगली क्लास चलेगी ना, वहाँ पर ये आपको और अच्छे से समझाएंगे, ये अभी बताएंगे भाई। बस यहाँ पर परिवर्त आव्यूह है तो उसको समझ ले थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर के क्या है भाई, अचर राशि, अचर का मतलब संख्यात्मक मान, है ना। अचर राशि का मतलब संख्यात्मक मान, आप समझेंगे, ठीक। चलिएगा, अब ऐसा भी होता है भाई कि अगर कोई आव्यूह है ए, उसका परिवर्त हम निकाल चुके हैं, अगर कोई आव्यूह ए है उसका परिवर्त निकाल चुके हैं और उसका एक बार फिर से परिवर्त निकालें, है ना। परिवर्त का परिवर्त निकालें, एक आव्यूह ए दिया हुआ तो क्वेश्चन में, उसका परिवर्त निकाल दिया ए डैश, अब ए डैश का फिर से निकाल दिया परिवर्त, ए डैश का डैश हो गया ना, तो फिर से परिवर्त निकाला तो हमें फिर से आव्यूह ए ही मिल जाएगा। समझ में आई बात। चलिएगा, इसको आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। ये सब तो आगे है, ये आप यहीं पर देख लो, तीसरा वाला पार्ट यहीं पर देख लो, नोट कर लीजिए भाई, फिर हटाते हैं। चलिएगा, लगता है आज की पूरी क्लास इतने में ही सिमट जाएगी। चलिए हटाते हैं। देखिए हमने कहा कि भाई हमारे पास छोटे में ही दिखाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आप एकदम आराम से कर लेंगे। हमने कहा एक आव्यूह है हमारे पास, हर बार ए बी 1 2, चलो इतना ही होगा। हमने कहा फार्मूला हमारे पास है ना, उसी को चेक करेंगे। हमने कहा भाई इसका पहले ए डैश निकालो, ए डैश का मतलब कॉलम को रो के रूप में लिखना है, तो ए फिर इसको लिखेंगे 1, फिर बी 2, ए डैश मिल गया। अब हमने कहा भाई ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश, अब ये इसका ना डैश निकालना है, इसका डैश ना निकालना है परिवर्त, तो फिर से बदल देंगे इसके कॉलम को रो में, तो ए को बी करिए, हो गया, और बराबर, और उसके बाद 1 2। देखिए
पहले वाला अवयव प्राप्त हो गया नहीं, तो हमने कहा भाई ए डैश का डैश अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें वही अवयव मिल जाएगी। यही तीसरा वाला था। चलिएगा, इतने के बाद अब आते हैं भाई सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव। इसको समझेंगे, यहाँ पर भी बताएंगे और आगे भी बताएंगे। ठीक, अब अवयव के प्रकार पढ़ रहे थे तो सबको जानना आवश्यक है ना। तो परिवर्त अवयव आपके क्वेश्चन में है भाई, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे उस पर होगा। सम्मित अवयव और विषम सम्मित भी है, उसको भी देखते हैं। ठीक, चलिएगा हटाते हैं भाई। परिवर्त अवयव समझ में आएगा तभी आपको सम्मित और विषम सम्मित समझ में आएगा। चलिएगा, 12 नंबर का है सममित अवयव। सममित अवयव, सम्मित अवयव देखिए, हम कहेंगे भाई एक अवयव हो ए, हाँ क्या हो, एक अवयव ए हो, अगर हम उसका परिवर्त निकालें, है ना, अगर हम उसका परिवर्त निकालें और वो फिर से कितना मिल जाए, उसी अवयव के बराबर। एक अवयव ए है, उसका परिवर्त निकालें और परिवर्त भी क्या हो जाए, उसी के बराबर। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो बोलेंगे अवयव ए क्या है, अवयव ए सम्मित है, सम्मित अवयव है। क्या बोलेंगे भाई, अवयव ए क्या है, सम्मित अवयव है। ऐसा कब होगा, जब कोई अवयव हो और उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, सम्मित अवयव है। आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, ठीक ना। बोलेंगे ऐसा अवयव जिसका परिवर्त उसके बराबर हो, ऐसा अवयव जिसका परिवर्त उसके बराबर हो, क्या कहलाता है भाई, सम्मित अवयव कहता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे भाई। हमने कहा एक अवयव है हमारे पास, है ना, लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये है 4 5 6 7। ठीक, ये अवयव और इसका परिवर्त निकालें। अब परिवर्त निकालेंगे तब पर भी हमें फिर से यही मिल जाएगा। परिवर्त निकालेंगे, अगर फिर से हमको यही मिल गया तो हम बोलेंगे ये क्या है, सममित अवयव। जो अवयव ए है वो क्या है, सम्मित अवयव। देख लो, है ना, इतना है। हम ए डैश निकालते हैं भाई। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम है, ये रो है ना, पहले रो को कॉलम के रूप में लिखो, पहला रो को कॉलम के रूप में लिखो। तो 1 2 3 लिखा। दूसरे रो को कॉलम के रूप में लिखो, 2 4, यहाँ पर भी 6 कर देते हैं, 2 4, इसको पलट देंगे, 2 4 6 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अब तीसरा, 2 4 6 हो गया, और तीसरा इसको भी पलट देते हैं, है ना, यहाँ पर 5। ठीक, अब सही है ना। 4, 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया। क्या किया जाए, देखो इसको 0 0 कर देते हैं, है ना। चलिएगा, तो हमने पहले वाले रो को कॉलम के रूप में लिख दिया 1 2 3, और दूसरे वाले रो को भी कॉलम के रूप में लिखेंगे तो 2 4 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4 0। ऐसे ही तीसरे वाले रो को भी कॉलम के रूप में लिख दो। तीसरा रो 3 0 और 7, 3 0 7। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया भाई, देखिए हमारा जो अवयव ए था उसका जब हमने परिवर्त निकाला, अवयव ए हमारे पास ये है, उसका जब परिवर्त निकाला तो हमें फिर से वही अवयव, देखिए 1 2 3 2 4 0 3 0 7, फिर से वही अवयव मिल गया ना। तो अब क्या हो गया, लिखेंगे चूँकि ए बराबर ए डैश के हो गया कि नहीं, हो गया, तो बोलेंगे ए क्या है भाई, ए क्या है, सम्मित अवयव है। क्या है, ए क्या है, सम्मित अवयव। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित अवयव कहलाता है। समझ में आई बात भाई। ए का डैश निकालेंगे और हमें फिर से वही मिल जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो ए या चाहे बी जो भी अवयव वो क्या हो जाएगा, सम्मित अवयव कहलाएगा। समझ में आ गई बात भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक, अब लास्ट 13 नंबर। 13 नंबर क्या है भाई,
13 नंबर को ध्यान देंगे। ये सब आगे फिर से पढ़ेंगे, इन दोनों को आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहीं पर आप समझ लीजिए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। देखिए विषम सममित आव्यूह में क्या है, बोलेंगे अगर एक आव्यूह ए हो और उसका हम क्या निकालें, डैश निकालें, उसका हम क्या निकालें, डैश निकालें, उसका हम क्या निकालें, डैश निकालें, और वो क्या हो जाए, -a के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, -a के बराबर हो जाए। हम बोले हमारे पास एक आव्यूह ए है ना, एक आव्यूह ए है और उसका हम डैश निकालें, एक आव्यूह ए हो उसका डैश निकालें, तो हम वो किसके बराबर हो जाए, -a के बराबर हो जाए। -a का मतलब होता है ना कि उस आव्यूह के सभी अवयवों में माइनस का गुणा हो जाएगा, उस आव्यूह में माइनस का, उस आव्यूह के सभी अवयवों में माइनस का गुणा हो जाएगा। ठीक चलिएगा, इसका एक एग्जाम्पल आपको लिख कर दिखाते हैं। विषम सममित आव्यूह, बोलेंगे अगर एक आव्यूह ए हो उसका परिवर्त हम निकालें और वो -a के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है भाई, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं इसका, विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल, विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल देखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है 0 -3, 0 -3 5, ऐसे ही 3 0 1, 3 0 1 -5 1 और 0 है ना, 1 और 0, इतना लिखा हुआ है भाई, इतना लिखा हुआ है। चलिएगा इतना दिया हुआ है, हमने कहा इसको भी 0 ही कर लेते हैं भाई। चलो इतना हो गया, एक आव्यूह हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब चेक करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डैश निकालेंगे। डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा रो को कॉलम के रूप में ना, पहले रो को कॉलम के 0 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दूसरे रो को लिखिए -3 हो जाएगा, ये 0 और 1 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर माइनस, ठीक, -1 हो गया है ना। अब तीसरा वाले को बदलिए, तीसरा वाला 5 1 और 5 1 और 0, ये हो गया हमारा। देखिएगा अब हमारे पास आव्यूह ए है 0 -3 5, ये कॉलम के रूप में पढ़ रहे हैं, 0 -3 5, 3 0 1 -5 -1 0 है। तो अब ए डैश निकाले तो क्या हो गया, अब देखिएगा ए डैश निकालने पर हमें मिल गया 0 3 -5 है ना। फिर दूसरा कॉलम क्या मिला, -3 0 और -1। तीसरा कॉलम क्या मिला, देखिए 5 मिला, 1 मिला और 0 मिल गया है ना। तो अब देखिए जो ए था उसके सभी अवयवों में माइनस का गुणा है कि नहीं, देखिए इस 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 में -1 माइनस का गुणा किया, -3 हो गया। -5 में माइनस का गुणा किया, +5 हो गया। ये -3 था, गुणा किया +3 हो गया। 0 में गुणा किया उतना ही रह जाएगा। -1 में माइनस का गुणा हुआ, प्लस हो गया, +1 हो गया। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, +5 माइनस का गुणा कर दिया, -5 हो गया। यहाँ पर 1 है, माइनस का गुणा हुआ -1, यहाँ 0 है, 0 हो गया। देखिएगा मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ए डैश है वो अगर इन सब में से, इन सभी अवयवों में से माइनस कॉमन है कि नहीं, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा। देखो माइनस को बाहर निकाल दो, दिख रहा है ना भाई, माइनस को बाहर निकाल देंगे, 0 ये हो जाएगा 3, ये -5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 -1 है ना भाई। निकाल रहे हैं बाहर तो सबसे माइनस निकालेंगे ना, निकल गया। ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 0।
तो देखिए हमें फिर से a मिल गया कि नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a डैश जो है माइनस a के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो अवयव a था वो क्या है, ये जो अवयव a है वो क्या है, विषम सममित अवयव है। एक चीज़ जान लेंगे, वो आगे पढ़ना है, अगर किसी भी अवयव में, है ना, अगर किसी भी अवयव में किसी संख्या का गुणा हो, अगर किसी भी अवयव में किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो उस संख्या का को अगर अंदर ले जाएंगे, अवयव के अगर अंदर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, उस संख्या का सभी अवयवों के साथ गुणा होगा। ये देखिए विषम सममित अवयव समझ में आई ना भाई। अगर कोई अवयव हो उसका डैश निकालेंगे तो वो माइनस a के बराबर आ जाएगा, तो उस अवयव a को क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। समझ में आई बात। चलिएगा अब आगे आते हैं, एकदम सिंपल है, आप एकदम आराम से समझेंगे भाई। देखिएगा आप जान जाइए, इसको सब आगे पढ़ाएंगे, है ना। देखिए हमने कहा अगर एक अवयव a दिया हो, है ना, एक अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4 यहीं दिया हुआ है। अब कह देगा भाई 5a लिख दिया। 5a का मतलब 5, उस अवयव को लिखो 1 2 3 4, है ना। अब ये 5 बाहर है ना, 5 बाहर है, इसको अंदर लाने का मतलब ये कि ये सभी अवयवों के साथ गुणा होगा। 1 के साथ भी 5 का गुणा होगा, 3 के साथ भी 5 का गुणा होगा, 2 के साथ भी 5 का गुणा होगा, 4 के साथ भी 5 का गुणा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 5 10 15 और 20, तो हमें इतना मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पर देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस a लिखा था ना, तो हमने कहा यही है। अब माइनस a का मतलब क्या होता है, माइनस 1 का गुणा a में ना, तो इसी में कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब पहले पूरा लिख लो, -1 हो गया और अवयव a क्या है 1 2 3 4, ठीक ना। अब क्या किया, माइनस का गुणा कर दो सब में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये माइनस में 4 हो जाएगा। तो जब किसी भी अवयव में किसी संख्या का गुणा करने का मतलब होता है कि उसके सभी अवयवों के साथ उस संख्या का गुणा, ठीक ना। या फिर कॉमन भी करेंगे, तो जब सभी अवयवों से कॉमन निकलेगा तभी वो अवयव के बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात। चलिएगा इतने समझने के बाद अब सारे अवयव के प्रकार खत्म हो गए ना भाई, है ना। चलिए अब आते हैं अवयव की संक्रियाओं पर। 3 चीज़ें यहाँ सीखेंगे और एक है गुणा, उसे अगली क्लास में, ठीक। इतना हटाते हैं भाई, एकदम दिमाग में बना रहना चाहिए, इतना एकदम बढ़िया से सब कुछ रहना चाहिए ना। वर्ग अवयव जानते रहेंगे, तत्समक अवयव जानते रहेंगे, शून्य अवयव जानिए, परिवर्त अवयव, सम्मित और विषम सम्मित अवयव जानते रहिए, ठीक ना। इतना जानने के बाद अब आते हैं अवयव की संक्रियाएं, ठीक ना। हेडिंग होगा आपका ठीक ना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखिएगा संक्रियाएं तो 4 होंगी, है ना, लेकिन आज की क्लास में हम केवल पहले तुल्य समानता, दूसरा योग, है ना, तीसरा अंतर और चौथा गुणा, ठीक। इतनी चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम समानता, योग और अंतर पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से पढ़ा जाएगा। ये सब तो सिंपल है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भी सिंपल ही है ना। तो चलिएगा अवयव पर संक्रियाएं, समानता, योग और अंतर पढ़ते हैं ना। देखिएगा समानता, देखिए जब 2 अवयव होंगे तभी ना उनकी तुलना करके बोलेंगे ये समान है कि नहीं, है ना। तो एक चीज़ जान जाइए, समानता, योग और अंतर में 2 अवयव हो या 2 से अधिक, है ना, 2 अवयव हो या 2 से अधिक, सभी अवयवों की कोटि, सभी अवयव की
की कोटि समान हो, है ना। देखिएगा, जब दो अवयव हों और उनकी आपस में कोटि समान हो और बोले कि भाई क्या है, बोले कि वो समान है ना। दो अवयव हों और उनकी कोटि समान हो और क्वेश्चन में बोले कि क्या कि वो समान है, तो उनके लिए जरूरी है कि पहले उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी वो समान हो सकते हैं। पहले योग, दो अवयवों का योग तभी करेंगे जब उनकी कोटि आपस में समान हो। जब दो अवयवों की कोटि आपस में समान होगी तभी हम उनका योग करेंगे। अंतर, दो अवयवों की कोटि जब आपस में समान होगी तभी अंतर हो सकता है ना। इतनी चीजें। अब चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। समानता, है ना। पहला नंबर क्या है, समानता। एकदम सिंपल है भाई, इस यहाँ से मान ज्ञात करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर समानता है ना, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। बोला एक अवयव ए है ना, एक अवयव ए है 4 5 6 8, ठीक ना। और दूसरा अवयव बी है x, है ना, एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए बी बोल दिया। एक अवयव ए ये है और दूसरा बी है, दोनों आपस में क्या है, समान है, बोल दिया। दिया हुआ है, दिया है क्या कि a बराबर b है, मतलब समान है। a बराबर b का मतलब क्या है, समान है। या फिर ऐसे लिखा रहेगा या फिर हिंदी में लिखेगा समान है, ठीक ना। समान होने का मतलब सबसे पहले देखिएगा, समान होने का मतलब 4 5 8 6 लिख लो, बराबर में x y a b, इतना लिख लिया। दोनों अवयव लिख लिया। समान होने का मतलब कि इसका जो इस स्थान पर, जो पहले स्थान पर अवयव है ना, इसके पहले वाले स्थान के अवयव के बराबर होगा। ये जो दूसरे स्थान पर अवयव है, ये जो दूसरे स्थान पर अवयव है, इस अवयव के दूसरे स्थान पर उपस्थित अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे इस वाला, ये वाला जो है 5 जो है किसके बराबर, y के बराबर। ऐसे 6 किसके बराबर, b के बराबर हो जाएगा। तो समान होने का मतलब, अगर दो अवयव आपस में समान है तो सबसे पहले उनकी कोटि समान होगी। अगर दो अवयव आपस में समान है तो सबसे पहले उनकी कोटि समान होगी। देखिए, इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 की है और इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 की है। दोनों की कोटि समान होगी और उनके संगत अवयव समान होंगे। उनके संगत अवयव, देखिए क्या, पहली कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होगी, है ना। दूसरा, संगत अवयव भी समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव का मतलब स्थान, है ना। जैसे ये पहले स्थान पर है तो इसका पहला स्थान और इसका पहला स्थान वाला समान होंगे। देखिए, पहले रो और पहले कॉलम का अवयव यहाँ पर पहले रो और पहले कॉलम के अवयव के समान होगा। यहाँ पहले रो और दूसरे कॉलम का अवयव पहले रो और दूसरे कॉलम के अवयव के समान होगा। ऐसे ही दूसरे रो और पहले कॉलम का अवयव समान होगा। यहाँ पर किसके, y के दूसरे रो और पहले कॉलम के, यहाँ पर दूसरे रो और दूसरे कॉलम का अवयव इस वाले के दूसरे रो और दूसरे कॉलम के अवयव के समान होगा। तो यहाँ से बस यही बोलेंगे। इसलिए ऐसा होने पर हम बोलेंगे x बराबर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, a बराबर 8 मिलेगा, y बराबर 5 मिलेगा और b बराबर 6 मिलेगा। तो इस तरीके से समान अवयव ये होता है। दो अवयव रहेंगे, अगर उनकी कोटि आपस में समान है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान है, समान होने का मतलब क्या, कि उनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। तो इसका उपयोग, समानता का उपयोग केवल ऐसे अचर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से चलिए अब एक और देख लेते हैं इसको, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। हमने कहा भाई एक अवयव ए है ना। चलो अब इतना नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं कि भाई अवयव ए बी नहीं लिखते हैं। हमने लिखा 1 2 4 5 x + y
2 x माइनस वाई, फिर यहाँ पे 0 1, इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पर लिखा 1 2 4 2, यहाँ पर लिख दिया 10 और यहाँ पर लिख दिया 20। ठीक, 30 कर देते हैं, 30 और 0 5 1, ये आव्यूह है। बराबर होने का मतलब दोनों आव्यूह क्या है, समान है। अब ये दे दिया है, पूछेगा क्या क्वेश्चन, x व y का मान ज्ञात करिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहीं लिखेंगे, है ना। अब देखेंगे कि संगत अवयव आपस में समान होता है ना। संगत अवयव देखिए ये तीसरे नंबर पर है, ये किसके बराबर होगा, x माइनस वाई है यहाँ। ये वाला किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा कि नहीं। देखिए 1 2 3, 1 2 तीसरे नंबर पे ही है। और इधर से देखिए दूसरे कॉलम और दूसरे रो में है कि नहीं ये, और ये वाला इसके समान होगा कि नहीं, है ना। तो यही दो मिल रहे हैं और इसी दोनों से हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और ऐसे ही x प्लस वाई बराबर 30, इक्वेशन नंबर 30 दिया हुआ है भाई, 30 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 20 10 और 30 10 40, तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा, है ना। x बराबर 20 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो जिसमें मन करे। समीकरण 1 में रख देते हैं भाई, में रखने पर, ठीक, कितना आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 1 है, इसमें x की वैल्यू रखा 20 माइनस वाई बराबर 10। सॉल्व करेंगे, y बराबर आ गया आपका 10, तो x और y की वैल्यू निकल आई। समझ में आई बात। चलिएगा, समानता खत्म हो गया। अब योग और अंतर देखते हैं भाई। ये सब आप सीखते रहेंगे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल एकदम आराम से कर पाएंगे, साथ में बस चलते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। और जो बाकी बचे होंगे उनको एक्सरसाइज कर सॉल्व करते टाइम कर दिया जाएगा भाई। चलिएगा, दूसरा नंबर योग आते हैं ना, आव्यूह का योग। देखिएगा, योग के लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है, क्या, कोटि समान हो, ये बहुत जरूरी है भाई। दो अवयव हो और उनकी कोटि आपस में समान हो, तभी उनका योग किया जा सकता है। योग करने के लिए जरूरी है कि उनकी कोटि क्या हो, समान हो। जैसे हमने कहा कि भाई एक अवयव ए है ना, 1 2 5 6, है ना। एक अवयव बी है, ठीक, इसकी कोटि 10 11 12 13 है ना। देखेंगे सबसे पहले, अब बोल देगा आपसे, क्वेश्चन कहेगा a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि इसकी कोटि कितनी है। इसकी कोटि देखिए 2 क्रॉस 2 है, इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 है, दोनों की कोटि समान है ना। ये बस चेक करना है, मन में ही चेक करेंगे। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 मतलब दोनों की कोटि समान है, मतलब इनको जोड़ सकते हैं। तो अवयव लिखो, 1 लिखो, 2 6 5, अवयव ये a था और b की जगह b वाला अवयव लिखो, 11 10 12 13 लिख दिया। अब इनके संगत अवयवों का आपस में जोड़ दो। ये पहला है, इसके पहले वाले को जोड़ दो, है ना। तो 1 प्लस 11 और 6 प्लस, यहाँ पर लिखो 6 प्लस 12, ऐसे ही यहाँ पर 2 प्लस 10 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 प्लस 13, है ना। सॉल्व करने पर कितना आ गया भाई,
12 और यहाँ 12 6 18 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से योग किया जाता है। समझ में आई बात? दो अवयवों को जोड़ना आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना भाई? चलिएगा, अगर इतना समझ में आया तो अब अगर 3 क्रॉस 3 के भी होते तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ना ही है ना, तो नहीं जोड़ पाएंगे। चलिएगा, समझ गए ना? अब इतना हो गया तो अब और आगे आते हैं। योग समझ गए? चलिए, योग हो गया तो इसी में इसको हटा करके एक क्वेश्चन तुरंत और बना दे। 2 अवयव था, तीसरा अवयव भी इसी में जोड़ देते हैं, है ना? तीसरा अवयव भी जोड़ के बता देते हैं। हमने कहा भाई एक और अवयव ले लो, कितने भी अवयव होंगे यही काम किया जाएगा, है ना? हमने लिख दिया 0 1 5 2। ठीक, ये एक और अवयव अब बोल देगा आपसे भाई ज्ञात करो A B C, A प्लस B प्लस C। तो फिर से वही काम 1 2 6 5 प्लस 11 10 12 13 प्लस C 0 1 2 5। इससे सबसे पहले क्या करना है? इससे पहले ये सब लिखने से पहले चेक करेंगे कि इनकी कोटि समान है कि नहीं। देखो तीनों की कोटि समान है। तीनों की कोटि समान होने का मतलब ये आपस में जुड़ेंगे। जोड़ दीजिए भाई। जोड़ने का मतलब अब क्या? एक इसका पहला और इसका पहला एक साथ जुड़ेंगे। 1 प्लस 11 प्लस में 0 और इसका दूसरा 6 और इसका दूसरा 12 और इसका दूसरा 2। ठीक ना? जुड़ गए, ख़त्म हो गया। अब ये नीचे आते हैं, ये 2 इसका देखिए 10 इसका प्लस में 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए जो योग में जो नई अवयव मिलती है ना उसकी भी कोटि उतनी ही होती है, बदलेगी नहीं। अब देखिए 5 हो गया, इसका 13 हो गया और प्लस में 5 हो गया। भाई सॉल्व कर दो, है ना? देखिए 12 आ जाएगा और ये 12 4 18 2 20 आ जाएगा, वो 13 हो जाएगा, ये 13 5 18 5 23 हो जाएगा, है ना? तो ये अवयव मिल गया। अगर इसे नहीं करने आ रहा है तो पहले 2 को जोड़ लो, फिर उसके बाद इसका जो बचेगा इसके साथ जोड़ देना, तब पर भी आंसर वही आएगा। तो अवयव का योग समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा, सुनिएगा ध्यान से, है ना? है ना? आपसे कहेगा एक अवयव है A, है ना? एक अवयव है A, एक अवयव A है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 3 की है। एक अवयव है A जिसकी कोटि 2 क्रॉस 3 की है, ठीक ना? और दूसरा अवयव B है ना? दूसरा अवयव B है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है। तो आप पूछेगा क्या A प्लस B संभव है ना? संभव है। तो आप क्या बताएंगे भाई? देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कोटि, इसकी 2 क्रॉस 3 है, इसकी 2 क्रॉस 3, तो A प्लस B संभव है। आपका आंसर क्या होगा? संभव है कि नहीं? तो लिखेंगे A प्लस B संभव नहीं है, नहीं है। कारण बताएंगे, क्योंकि A व B की कोटि क्या है भाई? समान है कि असमान? असमान है। अगर कोटि समान होगी तभी ये आपस में जोड़े जा सकते हैं या फिर घटाए जा सकते हैं। आप घटाव भी देख लें, जैसे जोड़ कर रहे थे वैसे घटाव भी करना है भाई, उसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक ना? चलिएगा, आइए अंतर भी देख लेते हैं। अंतर के लिए भी आवश्यक है, दो अवयव का अंतर के लिए भी क्या आवश्यक है कि उनकी कोटि क्या हो? समान हो। जैसे हमारे पास बोल देते हैं एक अवयव A है ना? एक अवयव छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, 10 20 40 50। एक अवयव A है और दूसरा B है ना? दूसरा अवयव B 5 10
25, 20 है ना। ए का व्यू बी है, ये दिया हुआ है। बोल देगा भाई a माइनस बी तथा b माइनस ए ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ज्ञात कीजिए a माइनस बी और b माइनस ए, जो पहले लिखा रहेगा उसी को पहले लिखेंगे, ठीक ना। दोनों के एक साथ समझ लेते हैं भाई। घटाव के लिए सबसे पहले कोटि समान होनी चाहिए, तो इसकी कोटि देखिए 2 क्रॉस 2 की है, इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 की है, मतलब हम अंतर कर सकते हैं दोनों अवयव का। सॉल्यूशन देखिए a माइनस बी के लिए, a माइनस बी के लिए a है पहले ना, तो a को पहले लिखेंगे 10, 20, 50, 40, बीच में माइनस का चिन्ह, और b वाले को लिखिए 5, 10, 25, 20 लिख दिया। घटा दीजिए आप, क्या घटाएंगे 10 में से 5 को घटाएंगे 5, 50 में से 25 को घटाएंगे 25, 20 में से 10 घटाएंगे 10, 40 में से 20 घटाएंगे 20, आ गया आपका आंसर। और इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 ही। ऐसे ही देखिए b माइनस ए निकालिए, b माइनस ए का मतलब b को पहले लिखा जाएगा, b क्या है 5, 10, 25 और 20, इतना है। बीच में माइनस का चिन्ह, a का मतलब क्या 10, 20, 50 और 40, ये है। घटा दीजिए, संगत अवयवों को आपस में घटा दीजिए। 5 में से 10 घटाएंगे, 5 में से 10 घटाएंगे, माइनस का मतलब 5 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस में 5, ठीक, माइनस में 5। 25 में से 50 घटाएंगे, 25 में से 50, नहीं समझ में आ रहा देख लो भाई, 5 बीच में माइनस है ना, माइनस लगाओ, फिर उसके बाद 10, ये हो गया। यहाँ पर 25 माइनस 50 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 माइनस 20 लिखेंगे, और यहाँ पर 20 माइनस 40 लिखेंगे। हो गया, इसको सॉल्व करिए, देखिए -5 मिल गया, यहाँ पर -25 मिल गया, यहाँ पर -10 मिला, यहाँ पर -20 मिला, ठीक ना। इतना, ये आपका आंसर, ठीक ना। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का था, 3 क्रॉस 3 का भी ऐसे ही करेंगे। जितने भी होंगे संगत अवयवों को जोड़ते और घटाते हैं योग और अंतर में। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका अवयव पर संक्रियाएं, ठीक। आज की क्लास इतना आपको समझ में आया तो एकदम सही से बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले। चलिएगा, नमस्कार।